नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अडानी ग्रुप के खिलाफ आई हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को 1 महीना पूरा हो गया है और इस 1 महीने के बाद भी अडानी ग्रुप की कंपनियों में शेयरों में गिरावट लगातार जारी है। बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जनवरी 2023 को आई थी और जब से लेकर अब तक पूरे 1 महीने में अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में लिस्टेड 10 कंपनियों के मार्केट कैप में 12.05 करोड़ रुपए की गिरावट आ चुकी है। साथ ही बता दें कि 1 महीने पहले 24 जनवरी 2023 को शेयर बाजार में लिस्टेड अडानी ग्रुप की 10 कंपनियों का मार्केट कैप 19.2 लाख करोड़ रुपए था, जो कि शुक्रवार 24 फरवरी को मार्केट बंद होने के बाद केवल 7.16 लाख करोड़ रुपए रह गया है। केवल यही नहीं, इस दौरान अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में तीसरे स्थान से 29वें स्थान पर आ चुके हैं और उनके नेटवर्थ में 80 अरब डॉलर की कमी आ चुकी है और अब उनका नेटवर्थ केवल 41.5 अरब डॉलर रह गया है। अडानी ग्रुप के शेयर 85% तक टूट चुके हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश को कानून नोटिस भेजा है। आजाद ने यह नोटिस जयराम रमेश को उन्हें गुलाम, मीर जाफर और वोट काटने वाला कहने की वजह से भेजा है और इसे मानहानि नोटिस में आजाद द्वारा 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है। दरअसल आजाद के कानूनी सलाहकार नरेश कुमार गुप्ता के माध्यम से भेजे गए इस नोटिस में आजाद की बेदाग प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा गया है। नोटिस में कहा गया है कि जयराम रमेश अब राष्ट्रीय स्तर पर आजाद के बढ़ते सम्मान और प्रतिष्ठा को कलंकित करने और नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा अवसर की तलाश में रहते हैं। आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने के तुरंत बाद दूसरों की राय में उन्हें नीचा दिखाने के लिए आपने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर पोस्ट में बार बार गुलाम शब्द का इस्तेमाल किया। गुप्ता ने नोटिस में कहा कि रमेश ने आजाद को बदनाम करने के लिए जानबूझकर ऐसा किया। जयराम रमेश ने गुलाम शब्द का इस्तेमाल स्लेव के रूप में किया है। ये नेता को बदनाम करने के लिए जानबूझकर किया गया काम है। उन्होंने कहा कि रमेश ने अपने बयानों के माध्यम से आईपीसी की धारा 500 के तहत अपराध किया है और मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अलावा नोटिस में यह भी कहा गया है कि आजाद के खिलाफ प्रेस बयानों में दिए गए बयान द्वेष पर आधारित थे और इससे आजाद को मानसिक पीड़ा, यातना, उत्पीड़न हुआ और उनकी छवि खराब हुई, जिसको वापस नहीं लिया जा सकता। गुप्ता ने रमेश को कानूनी नोटिस मिलने की तारीख से 2 हफ्ते के अंदर मीडिया के माध्यम से या किसी भी प्रकार के संचार के माध्यम से बिना शर्त माफी मांगने की भी सलाह दी है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 24 फरवरी को रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कब्र खुदेगी वाले बयान को लेकर कहा कि पीएम मोदी अटपटी बात करते हैं और अटपटी बात सुनते हैं, वो मुद्दे पर बात क्यों नहीं करते? चीन, अडानी मामले, महंगाई और बेरोजगारी पर क्यों नहीं बोलते? पीएम को हर बात जिम्मेदारी से बोलनी चाहिए। दरअसल पीएम मोदी ने मेघालय में चुनावी रैली करते दौरान कहा था कि मेघालय में चारों तरफ बीजेपी ही बीजेपी दिख रही है और वह चाहे पठारी इलाका हो या पहाड़ी गांव हो या शहर, हर जगह कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं देख रहा था कुछ लोग जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा के गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है कि मोदी तेरा कमल खिलेगा। बिहार अक्सर परीक्षा के समय सुर्खियों में बना रहता है, चाहे फिर पेपर लीक होने का मुद्दा हो या फिर नकल कराए जाने का, और इस बार भी कुछ ऐसे ही कारणों की वजह से राज्य चर्चाओं में है। दरअसल इस बार मामला परीक्षा रद्द कराने से जुड़ा है और परीक्षा रद्द होने की वजह ऐसी है जिसे लेकर भाजपा ने सीधा नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि आज 25 फरवरी शनिवार को बिहार के पूर्णिया में स्नातक की परीक्षा आयोजित होनी थी और इसके साथ ही जिले में महागठबंधन सरकार की रैली भी प्रस्तावित थी, जिसे लेकर पूर्णिया विश्वविद्यालय ने एक नोटिस जारी किया। इस नोटिस में कहा गया है कि सूचित किया जाता है कि स्नातक दूसरे खंड की परीक्षा 2022 दिनांक 25/2/2023 को महागठबंधन रैली आयोजित होने के कारण स्थगित की जाती है। साथ ही इस नोटिस में ये भी बताया गया है कि अब यह परीक्षा 15/3/2023 को आयोजित की जाएगी। वहीं इस सारे मामले को लेकर भाजपा ने नीतीश कुमार और महागठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट कर लिखा है कि महागठबंधन सरकार ने अपनी रैली के लिए युवाओं के भविष्य को दांव पर लगा दिया। ग्रेजुएशन का सत्र पहले से ही विलंब चल रहा है, अब महागठबंधन ने अपनी रैली के लिए परीक्षा को स्थगित कर दिया।
देश में आए दिन भ्रष्टाचार को लेकर चर्चाएं तो होती रहती हैं, लेकिन अब तक भी इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस बीच खबर है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कल शुक्रवार को अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत में आम आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त है और सभी स्तरों पर जवाबदेही तय करने की जरूरत है। न्यायालय ने यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की जिसमें उन लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने का अनुरोध किया गया है जिनके खिलाफ आपराधिक मामलों में आरोप तय किए जा चुके हैं। जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारत में आम आदमी भ्रष्टाचार से त्रस्त है। किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाइए, आप खराब अनुभव के बिना बाहर नहीं आ सकते। फेमस न्यायविद नानी पालकीवाला ने अपनी किताब वी द पीपल में इस बारे में बात की है। अगर आपको वास्तव में वैसा देश बनना है जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमें अपने मूल मूल्यों और चरित्र की ओर लौटना पड़ेगा। अगर हम अपने मूल्यों पर लौटते हैं तो हमारा देश वैसा बन जाएगा जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। वहीं जनहित याचिका दायर करने वाले वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि जघन्य अपराध में जिस व्यक्ति के खिलाफ आरोप तय किए गए हों, वह किसी सरकारी कार्यालय में चपरासी तक या पुलिस कांस्टेबल तक नहीं बन सकता, लेकिन वह व्यक्ति मंत्री बन सकता है, चाहे उस पर वसूली, अपहरण और हत्या जैसे अपराधों में मामले दर्ज क्यों न हो। इस पर जवाब देते हुए न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर जो हो रहा है वह उस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर संवैधानिक पीठ का फैसला है, अदालत कानून में कुछ भी जोड़ नहीं सकती और इस पर विचार करना सरकार का काम है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने शुक्रवार 24 फरवरी को रूस के अवैध और बिना उकसाने वाले सैन्य हमले के लिए इस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है। एक अधिकारी द्वारा दिए गए बयान में यह जानकारी दी गई। पेरिस में आयोजित FATF अधिवेशन के बाद जारी बयान में कहा गया कि रूसी सैन्य कार्रवाई FATF के मूल सिद्धांतों के विपरीत है, जिसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा और अखंडता को बढ़ावा देना है। रूस के यूक्रेन पर अवैध और बिना उकसाने वाले हमले के 1 साल बाद FATF यूक्रेन के लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति जताता है। आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी करने वाली वैश्विक संस्था ने कहा कि वह यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले की कड़ी निंदा करती है। बयान में कहा गया कि रूस की तरफ से पिछले 1 साल में बर्बर और अमानवीय हमलों को तेज किया गया और महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया है, जिसके चलते FATF ने यूक्रेन पर मॉस्को के आक्रमण पर रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। बता दें कि FATF एक ग्लोबल वॉचर है जो दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों पर नजर रखता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com पर।